अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद शहर में जुमे की शाम 4 बजे से रात 8 बजे के दरमियान कुछ इलाकों में बारिश हुई। इसी तरह तेलंगाना की रंगारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी, करीमनगर, राजन्ना सिरसिल्ला, आसिफाबाद, मंचिरियाल, भूपालपल्ली, मुलुग, भद्रादरी, कुत्तागुडम, हनमकुंडा और नागर कर्नूल अजला में भी मूसलाधार बारिश की खबरें हैं। गरज और चमक के साथ बारिश की कुछ अलग अलग इलाकों से खबरें आ रही हैं। महकमे मौसमियात ने लोगों को मुहतात रहने की हिदायत दी है। रियासती काबीना का इजलास हफ्ता यानी 18 मई को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़िद होगा। इस इजलास में रियासत से मुतालिक कई अहम मसाइल ज़ेर बहस आने के इम्कानात हैं। रियासत की तकसीम को 10 साल हो चुके हैं, जिसके पेश नज़र आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद कानून से मुतालिक ज़ेर इल्तवा मसाइल और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान हल तलब मसाइल पर काबीना में तबादला ख्याल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने पहले ही ओहदेदारों को 15 अगस्त तक किसानों के कर्ज माफ़ करने की हिदायत दी है। ज़रूरी कर्ज़ों की माफ़ी के लिए दरकार फंड्स की हुसूली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके लिए एक खुसूसी कॉरपोरेशन कायम करने का हुकूमत मनसूबा रखती है। तवक्को है कि काबीना के इजलास में कॉरपोरेशन के क़याम से मुतालिक फ़ैसला लिया जाएगा। इसके अलावा काबीना के इजलास में धान की खरीदारी की पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। साथ ही अगले खरीफ फसल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। काबीना में रियासत की आमदनी में इजाफे के लिए वसाइल को तलाश करने और आमदनी बढ़ाने के मुतबादिल पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसके तहत ज़रई और गैर ज़रई अराजी की मार्केट शरहों में इजाफे पर गौर व खोज करने का इम्कान है। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने हाल ही में नुकसान पहुंचने वाले मेडीगड्डा और अनारम बैरेजेस की मरम्मत के हवाले से एक उबूरी रिपोर्ट पेश की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस इजलास में रिपोर्ट में की गई सिफारिशात और आगे की जाने वाली कार्रवाइयों पर काबीनी रफ़क़ा से तबादला ख्याल करेंगे। नया तालीमी साल जून में शुरू हो रहा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने स्कूलों और कॉलेजेस खोलने से कबल ज़रूरी तैयारियों का फैसला किया है। तलबा के रजिस्ट्रेशन, निसाबी कुतुब और यूनिफॉर्म वगैरह की तकसीम पर भी तबादला ख्याल करने का इम्कान है। वज़ीर आबपाशी व सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया कि हैदराबाद शहर को दुनिया के अहम मेट्रो शहरों के साथ मुकाबला करते हुए हकीकी मानों में एक आलमी सरमायाकारी के मकाम में तब्दील किया जाएगा। जुमे को हाईटेक्स में IGBC ग्रीन प्रॉपर्टी शो 2024 का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत का मकसद आलमी सरमायाकारों को एक वाज़े पैगाम देना है कि हैदराबाद हर लिहाज से एक हकीकी आलमी शहर बन जाएगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में मौजूदा बुनियादी सहूलियात बशमुल बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट, आउटर रिंग रोड, एक्सप्रेस वे, फ्लाईओवर्स और गोदावरी और कृष्णा नदियों से पीने का पानी बुनियादी तौर पर कांग्रेस हुकूमत ने 2004 से 2014 तक तैयार किया था। उन्होंने कहा कि हम बुनियादी ढांचे की तामीर करेंगे ताकि हैदराबाद को एक बेमिसाल सतह पर तरक्की दी जा सके। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मूसी रिवर फ्रंट को आलमी मियार के मुताबिक तामीर करने और मेट्रो रेल को शहर के हर कोने तक फैलाने के मंसूबों का जिक्र किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि तेलंगाना हुकूमत कारोबार के लिए साजगार माहौल को फ़रोग़ देगी और तेलंगाना में कारोबार करने में आसानी मुल्क में सबसे ज़्यादा होगी। सरमायाकार और कारोबारी अफराद हुकूमत को इंतहाई माउन पाएंगे।
उन्होंने कहा कि हम शफाफ, दोस्ताना और मुअस्सर होंगे। हम कारोबार के लिए दोस्ताना और कारोबारी दोस्त होंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सरमायाकारी, सनतों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तामीरात और रियल एस्टेट को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत है, कांग्रेस हुकूमत सबसे आगे होगी। कौमी सदर ऑल इंडिया किसान मोर्चा कोडंडा रेड्डी ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर किशन रेड्डी से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से नुमाइंदगी करें और रियासत के खुशहाली से मुतासर अजला के लिए माली ताउन हासिल करें। कोडंडा रेड्डी ने बताया कि साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कांग्रेस दौर इख्तिदार में रियासत के अजला जब खुशहाली से मुतासर हुए थे, उस वक्त मरकजी हुकूमत की जानिब से 2800 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तेलंगाना को 2 रुपये भी अब तक नहीं दिए हैं और ना ही मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मरकज से कोई फंड्स हासिल किए हैं। తీసుకురమ్మని అడిగినరో అయ్యా మాకు మేము గొంతమ్మ కోరికలేం కోరడం లేదు, మేము పండించే పంటకు మినిమం సపోర్ట్ ప్రైసు సైంటిఫిక్గా పెట్టండి, తూతూ మంత్రంగా కాదు. పెట్టుబడి ఎంత, భార్యాభర్తలు కష్టపడి పనిచేస్తున్న దానికి ఎంత మీరు ఇస్తున్నారు, ఇవన్నీ కలిపి న్యాయమైన ధర నిర్ణయం చేయడానికి ఆ వ్యవస్థ ఏర్పడితే మీరు అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత 50 రూపాయలు 10 రూపాయలు క్వింటల్కు ప్రతి ఏటా పెంచుతూ మేము గొప్పగా చేసినామని మాట్లాడినారు. పైపెచ్చు ఎవరైతే రైతాంగం 2 సంవత్సరాల పాటు కరోనా టైంలో ఉద్యమం చేసి అడిగితే దాన్ని ఏమన్నారు, చట్ట పరిధిలోకి తేండ్రి, మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ చట్ట పరిధిలోకి తెమ్మంటే అది చేయలేదు, జిఎస్టీ తీసేయలేదు, కరువును ఆదుకోలేదు. కాబట్టి మీరు ఇంకా తేలిపోయింది, ఇప్పుడు ప్రజలు మిమ్మల్ని ప్రతిపక్షంలో పెట్టడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మీరు కేంద్రంలో అధికారానికి రాలేరు. ఇప్పటికే 3-4 విడతలు ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత బండారం బయటపడ్డది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా మీరు బాధ్యతగా వ్యవహరించండి. కిషన్ రెడ్డి గారు, మీరు ఎన్నికలు అయిపోయినాయి, మీరు వెంటనే ఢిల్లీకి పోండి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇబ్బంది పడుతున్న నేను ఇందాక మనవి చేసిన కూడా ఆర్థిక సహాయం కనీసం రాష్ట్రానికి ఒక 5,000 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసే విధంగా మీరు ప్రయత్నం చేస్తే అది ప్రజానీకానికి బాగుంటుంది, ప్రజా వ్యవస్థలో బాగుంటుంది. మీ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉండి మీరు మీ రాష్ట్రాలలో ఎక్కడైతే బీజేపీ పరిపాలన చేస్తున్న రాష్ట్రాలకేమో ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇచ్చుకుంటారు, కానీ बीजेपी ప్రభుత్వాలు ఉన్న చోట। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने मीडिया से बात करते हुए इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात और ग्राम पंचायत, मंडल परिषद, जिला परिषद इंतखाबात से कबल फहरिस्त राय दहिंदगान से ऐसे नाम खारिज करने की मांग की जो आंध्राई राय दहिंदे हैं और हैदराबाद और अजला में मुकीम हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी नामों को खारिज करना चाहिए क्योंकि नाम तेलंगाना में भी और आंध्रा में भी मौजूद हैं। इसकी वजह से बोगस रायदही की जा रही है। उन्होंने कहा कि फिर से राय दहिंदगान में कई ऐसे नाम मौजूद हैं जिनकी मौत वाक़ई हो गई है। ये नाम वोटर लिस्ट से खारिज फौरी तौर पर करने चाहिए। कांग्रेस के रुकन कानून साज काउंसिल व उम्मीदवार हल्के पार्लिमान निजामाबाद जीवन रेड्डी ने आरमूर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि निजामाबाद पार्लिमानी हल्के में कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए बीजेपी और बीआरएस में मुफाहमत करते हुए दोनों सियासी पार्टियों के कारकुनों ने मुत्तहदा तौर पर बीजेपी को कामयाब बनाने के लिए काम किया। जीवन रेड्डी ने दावा किया कि आवाम ने बीजेपी और बीआरएस की दोस्ती को मुस्तरद करते हुए कांग्रेस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। जीवन रेड्डी ने कहा कि उनसे इंतखाबी मुहिम के दौरान ये सवाल किया जा रहा था कि इंतखाबात में वो एमएलसी रहते हुए क्यों मुकाबला कर रहे हैं, जबकि खुद अरविंद ने रुकने पार्लियामेंट रहते हुए असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए शिकस्त से 2-4 हुए थे। రైతు దీక్ష అని చెప్పి నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టడం ఒక విధంగా విడ్డూరంగా ఉండడమే కాకుండా దయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్టుంది। ఇదే కేసీఆర్ గారు ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి ఉండగా
వరేస్తే ఉరి, కేవలం సన్నబడ్లు మాత్రమే సాగు చేయాలి, ఇంత కమిట్మెంట్తో గవర్నమెంట్ పనిచేస్తుంటే నిన్నటి దాకా ఏదైతే ఉందో ఎన్నికల్లో మొత్తం పార్టీని పట్టుకపోయి టీఆర్ఎస్ పార్టీని బీజేపీకి కుదోబెట్టిండ్రా. ఆ టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ అదేందో తెలియదు నాకు బీఆర్ఎస్ పట్టుకపోయి ఏం చేసిండ్రు, బీజేపీకి కుదోబెట్టిండ్రు. ఇప్పుడు దాన్ని ఇడిపించుకోవాలి కదా. రేపు మళ్ళీ స్థానిక సంస్థలు వస్తున్నాయి, స్థానిక సంస్థలు ఖాళీ ఆడియాలని చెప్పంటే ఈ కూదోబెట్ట పార్టీ ఇడిపించుకోవాలి కదా. ఈ కూదోబెట్ట పార్టీ ఇడిపించుకోవడానికి కోసము మేము ఏదో చేస్తున్నాం చెప్పని అనిపించుకుందామని చెప్పని రైతు దీక్ష నిరసన కార్యక్రమాన్ని నాకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది అంటున్నాను. నువ్వు చేసిన పని మేము చేయకుండా మా తప్పు. ఏదైతే నువ్వు గత ప్రభుత్వ హయాంలో నువ్వు అమలు చేసింది మేము చేయలేకుంటే యూ కెన్ ఫైండ్ ఫాల్ట్ విత్ అస్. నువ్వు నిన్నటి దాకా అమలు చేసిన కార్యక్రమాలన్నీ అమలు చేసుకుంటూ అదనంగా చేస్తున్నావు ఇవాళ మేము. सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस के रुकने काउंसिल दंडे विट्ठल को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें विट्ठल के इंतखाब को कलअदम करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत जुलाई तक मुलतवी कर दी। चंद दिन कबल तेलंगाना हाईकोर्ट ने दंडे विट्ठल के इंतखाब को कलअदम करार दिया था, जो 2022 में आदिलाबाद मजालिस मकामी इदारों के ज़मरे के MLC के तौर पर मुंतखब हुए थे। कांग्रेस लीडर पी राजेश्वर रेड्डी ने हाईकोर्ट से इस मसले को रुजू किया था और इल्ज़ाम लगाया कि दंडे विट्ठल ने जाली दस्तखत के साथ उनकी पर्चे नामजदगी को वापस ले लिया था। राजेश्वर रेड्डी ने दावा किया था कि दंडे विट्ठल का इंतखाब गैर कानूनी है और कानून साज काउंसिल में उनकी रुकनीत को मनसूख किया जाना चाहिए, जिस पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस अर्जी पर समाअत की और फैसला दिया कि दंडे विट्ठल का इंतखाब गलत हुआ है। इंतखाब मनसूख करने के साथ साथ अदालत ने दंडे विट्ठल पर 50,000 रुपये का जुर्माना आयद किया था। ताहम रुकने काउंसिल विट्ठल ने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इलेक्शन को कलअदम करार देने के हाईकोर्ट के फैसले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरखास्त दायर की। जुमे को दरखास्त की समाअत करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसके साथ ही MLC के इंतखाब के तनाज़े में विट्ठल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में मुखीद बीआरएस रुकने काउंसिल कविता से उस पार्टी के सीनियर कायदीन RS प्रवीण कुमार और साबिक रुकने असेंबली बालका सुमन ने जेल में मुलाकात की और उनसे मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। बाद अज़ां दिल्ली के तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए RS प्रवीण कुमार ने कहा कि जेल में कविता बहुत हिम्मत से हैं और उन्हें यकीन है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करेंगी, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा सियासी बदनीयती पर दर्ज किया गया है। CBI ने कविता के वकील को बगैर कोई नोटिस दिए गिरफ्तार कर लिया है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इस मामले में बीजेपी हुकूमत की कितनी बदनीयती है। దాని మీద ఇంతవరకు ఒక్క దగ్గర కూడా ఒక్క పైసా కూడా సీజ్ కాలే. మరి సీజ్ కానప్పుడు PMLA ఎట్లా అప్లై అవుతుంది? ఎక్కడ మనీ సిస్టంలోకి వచ్చింది? మూడు ఫేజెస్ ఉంటాయి. ఒకటేమో ప్లేస్మెంట్, రెండవదేమో ఇంటిగ్రేషన్, రెండవదేమో లేయరింగ్, మూడవది ఇంటిగ్రేషన్. ప్లేస్మెంట్ లేదు, లేయరింగ్ లేదు, ఇంటిగ్రేషన్ లేదు. ఈ మూడు లేనప్పుడు అసలు PMLA ఎట్లా అప్లై అవుతుంది? మరి ED వాళ్ళకే తెలవాలి. ఏ విధంగా CBI దీంట్లో అఫెన్స్ బుక్ చేస్తుంది? మరి సెక్షన్ 7 ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ అన్నారు. మరి కల్వకుంట్ల కవిత గారు MLCగా నాకు ఈ పని చేస్తే ఏదైనా కామన్ సెన్స్ ఉండేవాడు ఎవడైనా ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ ఫస్ట్ చూసేది ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ నేరం చేసేటప్పుడు ఒక పని చేయాలనుకుంటే దానికి కొంత డబ్బు డిమాండ్ చేస్తారు. ఒక రేషన్ కార్డు ఇవ్వాలనుకుంటే ఆ రేషన్ కార్డు నీకు ఇవ్వాలనుకుంటే నువ్వు నాకు ఇంత మనీ ఇవ్వని డిమాండ్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఒక పని ఒక అవసరం లేదు, రెండోది ఒక డిమాండ్ లేదు, ఒక లంచం డిమాండ్ చేసినట్టుగా లేదు. మరి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ ఎట్లా వస్తుంది? ఇందులో కేవలం బలవంతంగా బ్రూటల్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం తన ఆధీనంలో ఉన్నది, అన్ని రాజ్యాంగ వ్యవస్థలు నా కంట్రోల్లో ఉన్నాయని నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నీ గొంతు నొక్కడం కోసం దౌర్జన్యంగా PMLA ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ ఇందులో యాడ్ చేసిండ్రు. నిజానికి ఇందులో ఎక్కడ కూడా టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ లేదు, లేకపోతే నార్కోటిక్స్ డ్రగ్స్ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సైకోట్రాపిక్ సబ్స్టెన్సెస్ యాక్ట్ లేదు. అదేవిధంగా ఏ స్పెషల్ యాక్ట్ కూడా దీంట్లోకి రానప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర ఒక పైసా దొరకలేదు. కేవలం అప్రూవర్స్, ఐ రిపీట్, అప్రూవర్స్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్తోని కో అక్యూజ్డ్ అనే వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి బలవంతంగా తీసుకున్న
స్టేట్మెంట్లతోనే మరి ఈరోజు ఇది వస్తుంది. ఈరోజు ఆమెను అక్యూజ్ చేసిండ్రు. నిజానికి జైల్లో కవిత గారు. टॉलीवुड अदाकार जूनियर एनटीआर ने तेलंगाना हाईकोर्ट में मकान की जमीन के तनाज़े को लेकर दरखास्त दायर की है। तनाज़ा जुबली हिल्स हाउसिंग सोसाइटी में 681 मुरब्बा गज के प्लॉट पर है। अपनी दरखास्त में जूनियर एनटीआर ने कहा कि उन्होंने कानून के मुताबिक तमाम ज़रूरी इजाज़तनामे लेने के बाद 2003 में गीता नामी खातून से ज़मीन खरीदी और उसी साल मकान की तामीर शुरू कर दी। लेकिन ज़मीन की मालिक गीता ने जूनियर एनटीआर को ज़मीन फ़रोख्त करने से कबल 1996 में ज़मीन के दस्तावेजात रहन रखकर कई बैंकों से कर्ज लिया था, जिनमें SBI, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इंडस इंड और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल हैं। उन बैंकों ने जूनियर एनटीआर को नोटिस जारी करते हुए सरफेस एक्ट के तहत डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से इस मामले को रुजू किया, जिस पर जूनियर एनटीआर ने बैंक नोटिस को चैलेंज करते हुए DRT में अर्जी दाखिल की। दलाल सुनने के बाद DRT ने फैसला दिया कि ज़मीन पर बैंकों का हक है, जिस पर जूनियर एनटीआर ने ज़मीन बेचने वाली गीता के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। बाद अदाकार ने इस मामले को हाईकोर्ट से रुजू किया, जिस पर जस्टिस सुजय पाल और जस्टिस जे श्रीनिवास राव पर मुश्तमिल बेंच ने जुमेरात को दरखास्त पर समाअत की। DRT की कॉपी दस्तियाब न होने की वजह से अदाकार के वकील ने वक्त मांगा। बेंच ने केस की समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी और बेंच ने समाअत तातीलाती बेंच के सामने करने की इस्तेदा से इनकार कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि केस से मुतालिक तफसीली दस्तावेजात 3 जून तक पेश किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस आई तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देगी और राम मंदिर पर बुलडोज़र चलवा देगी। आज बाराबंकी के नज़दीक एक बहुत बड़ी इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इंडिया इत्तेहाद को भी मशवरा दिया कि वो उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से ट्यूशन ले कि कहाँ बुलडोज़र चलाना है और कहाँ नहीं। कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, बलिदान देते रहे, त्याग की पराकाष्ठा करते रहे। 500 साल के बाद, और वो दिन याद कीजिए, लोग जब हमारे रामलला को टेंट में देखते थे, उनके आंसू नहीं सूखते थे और लोग सरकार को जितनी भद्दी भाषा में गालियां दे सके देते थे। लेकिन आज 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? रामलला भव्य मंदिर में विराजित हुए कि नहीं हुए? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? अरे भाई, मोदी मोदी मत करो, ये तो आपके एक वोट के कारण हुआ है। ये आपके वोट की ताकत है, जिसने एक दमदार सरकार बनाई, एक मजबूत सरकार बनाई और आपका 500 साल का इंतजार समाप्त हुआ। आपका वोट 500 साल का इंतजार खत्म कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, कमल के निशान पर बटन दबा के आगे भी ये दमदार। कांग्रेस का किला समझे जाने वाले रायबरेली सीट में जुमे को इंडिया अलायंस के लीडरान ने तमाम कायदीन के साथ जमा हुए। इस मौके पर राहुल गांधी के लिए मुनक़दा इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों से निहायत जज्बाती अपील की। उन्होंने कहा कि मैं अपना बेटा आप लोगों के हवाले कर रही हूँ, वो कभी आपको मायूस नहीं करेगा। इस जलसे में सोनिया गांधी के साथ रायबरेली लोकसभा से उम्मीदवार राहुल गांधी, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव खुसूसी तौर पर शरीक हुए। रायबरेली के मेरे परिवारजनों, मुझे खुशी है कि आज काफ़ी समय के बाद आपके बीच आने का मौका मिला है। मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ।
आपके सामने मेरा सिर श्रद्धा से झुका हुआ है। 30 साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है। वैसे अमेठी भी मेरा घर है। न सिर्फ मेरे जीवन की कोमल यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, बल्कि पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। गंगा माँ की तरह पवित्र ये रिश्ता अवध और रायबरेली के किसान आंदोलन के साथ शुरू हुआ और आज तक कायम है। इंदिरा जी के दिल में रायबरेली के लिए एक अलग जगह थी। मैंने उन्हें काम करते हुए करीब से देखा। उनके मन में आपके प्रति असीम लगाव था। मैंने राहुल और प्रियंका को कांग्रेस ने कहा कि मियार को नज़रअंदाज करते हुए दिल्ली में तकरीबन 1 दर्जन बिजली घरों में कोयला इस्तेमाल किया जा रहा है और मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत अवामी सेहत पर उसके मुज़िर असरात को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली में कोयले से चलने वाले 11 पावर स्टेशन हैं और मियार के खिलाफ वर्जी करते हुए आलूदगी को बढ़ावा दिया जा रहा है और दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पार्टी ने कहा कि अगर मरकज़ में कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो इन पावर स्टेशन से माहौलियात को पहुंचने वाले नुकसान को रोकने के लिए तरजीही बुनियाद पर इक़दाम किए जाएंगे। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने जुमे को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली के इंतखाबात में माहौलियात को एक ख़ास मकाम हासिल है। दिल्ली के माहौल के लिए बुनियादी तौर पर मरकज़ी हुकूमत जिम्मेदार है। दिल्ली के चुनाव में पर्यावरण एक विशेष स्थान रखता है और मैं आज आपके सामने, आपके समक्ष दिल्ली से संबंधित 5 पर्यावरणिक मुद्दे के बारे में बात करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि दुनिया भर के शहरों में, महानगरों में अगर आप देखें, दिल्ली उसी कैटेगरी में आएगा जो सबसे प्रदूषित शहर है। वायु प्रदूषण इतनी भयंकर मात्रा में है दिल्ली में। अगर आप तुलना करें अन्य महानगरों से हमारे देश में, विश्व भर के महानगरों में, तो दिल्ली का स्थान पहले या दूसरे नंबर पर आता है। और दिल्ली जिस जगह स्थित है और दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो केंद्र सरकार पर प्राथमिक जिम्मेदारी डालता है। अगर केंद्र सरकार इसमें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी, किसी भी केंद्र सरकार। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल ने जुमे को कहा कि वजीर आला की रिहायशगाह पर उनके साथ बदसलूकी के मुलजिम को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वजीर आला की रिहायशगाह के अंदर मौजूद सीसीटीवी फुटेज की तहकीकात होते ही हकीकत सबके सामने आ जाएगी। किसी का नाम लिए बगैर स्वाति मालीवाल ने कहा कि इस वाक़े की एक नामुकम्मल वीडियो पोस्ट करके जुर्म के मुर्तकिब को बचाने की कोशिश की जा रही है। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा।
तो सभी तो कह रहे हैं हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं ना। हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस कम, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी, जो होगा प्लीज अब प्लीज तमाशा कम होगा। प्लीज। मैडम बाहर चलो। हेलो मैम प्लीज, उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा ये करेंगे। गंजा साला, प्लीज आप ऐसा मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलें, जस्ट बिकॉज यूर सीटेड क्योंकि आपसे जैसे कौन बोलेगा। हुई और आप खुद महिलाओं को लेकर तमाम आवाजें उठाती रही हैं। स्वाति जी कुछ भी कहना चाहती हैं आप? कुछ भी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। स्वाति जी थोड़ा सा यहाँ पर लंगड़ा कर चलती हुई दिखाई दे रही है और ये 30,000 देना वो आपका हेड है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी अभी करा रहे हैं, आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। आम आदमी पार्टी ने जुमे को पार्टी के रुकने पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल की तरफ से वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी वैभव कुमार के खिलाफ लगाए गए इल्जामात को झूठा करार देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वाति मालीवाल को साजिश का प्यादा बनाया है। आम आदमी पार्टी की लीडर और दिल्ली हुकूमत के वजीर आतिशी ने आज कहा कि जब से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, बीजेपी घबराहट में है और इसी वजह से उसने एक साजिश रची है। स्वाति मालीवाल जी ने जो कंप्लेंट करी थी, ये दिल्ली पुलिस को की गई उनकी एफआईआर और उस एफआईआर में शामिल फैक्ट शीट है। उस कंप्लेंट में स्वाति मालीवाल जी कहती हैं कि उनकी बेरहमी से मार पिटाई हुई, उन पर मुक्के मारे गए, घूंसे मारे गए, कि उनके सिर पर चोट लगी, कि वो उस पिटाई के बाद दर्द में कराह रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था। वो पुलिस को बार बार कह रही थी कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर फट गया। उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी शर्ट के बटन फाड़े गए। ये सब कुछ स्वाति मालीवाल जी ने अपने आरोपों में कहा है, लेकिन जो आज वीडियो सामने आया है वो बिल्कुल एक गैर इंसानी वाक़े में तेलंगाना के सूर्यापेट ज़िले में एक 80 साला खातून की आखिरी रसूमात उसके खुद के बच्चों ने रुकवा दी। वीवी वेंकट रेड्डी और लक्ष्मम्मा, जिनकी उम्र 80 बरस है, ये नेरुडा चरला मंडल के रहने वाले हैं। इनके 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। इनके छोटे बेटे का पहले इंतकाल हो गया था और उनके शौहर वेंकट रेड्डी का कुछ साल पहले इंतकाल हो गया था। पिछले 5 सालों से लक्ष्मम्मा अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ नेरुडू चरला में रह रही थी। हाल ही में लक्ष्मम्मा फिसलकर घर पर गिर गई थी और मिरियालगुड़ा के अस्पताल में भर्ती थी। उनकी हालत तशवीशनाक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें घर ले जाने का मशवरा दिया, जहां वो ऑक्सीजन पर जिंदा रहीं। 4 जुम्मे को सबसे छोटी बेटी लक्ष्मम्मा को एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की मदद से घर ले गई। इसी दौरान उनका बेटा वहां पहुंचा और बुजुर्गों से मुलाकात की और अपनी मां को अपने घर ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की। ताहम दूसरी बेटियों ने इसरार किया कि जब तक जायदाद की मुंतकली का मामला तय न हो जाए तब तक उन्हें मुंतकिल नहीं किया जा सकता। रात तकरीबन 11 बजे लक्ष्मम्मा का इंतकाल हो गया। उसके बाद बेटे ने लक्ष्मम्मा की लाश को कंदुलावरी गुडम मुंतकिल किया था। हम उसकी जायदाद का तनाज़ा हल नहीं हो सका। लक्ष्मम्मा के पास करीब 21 लाख रुपए थे और 20 तोले सोने के जेवरात थे। इस पूरे मामले को लेकर पूरे ख़ानदान में झगड़े शुरू हो गए और आखिरी रसूमात को तकरीबन 2 दिन तक टाला गया। आसिफाबाद जिले के जंगल में रीछ का बच्चा मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया। पंचकल पेट मंडल के करीब अगरगोड़ा के पास जंगल में मुर्दा रीछ का बच्चा नजर आया। उसके जिस्म पर जख्मों के निशानात पाए गए। किसानों ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों को इसकी इत्तला दी, जिस पर ओहदेदारों ने वेटनरी डॉक्टर्स की मौजूदगी में पंचनामा किया। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सुधाकर के मुताबिक शिकारियों की जानिब से हमले में रीछ के मरने का शुबा है। ये शुबा किया जाता है कि शायद रीछ ने किसी पर हमले की कोशिश की और उन्होंने उसे मार दिया। तमिलनाडु में करतलम आबशार अचानक फटने से सयाह हैरान रह गए। कई सयाह इस आबशार में नहा रहे थे जब उन्होंने इसके बहाव में अचानक इजाफा देखा। सब घबराकर खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागे। ताहम अश्विन नामी एक 16 साला लड़का मुबैना तौर पर नदी में बह गया। बिजली का झटका लगने से एक 6 साल के बच्चे का दिल रुक गया, लेकिन एक लेडी डॉक्टर ने CPR करके उसकी जान बचाई। ये वाकया विजयवाड़ा के अयप्पा नगर में उस वक्त पेश आया जब साई नामी लड़का सड़क पर करंट लगने से उसका दिल बंद हो गया और वो बेहोश हो गया।
पास से गुजरने वाली डॉक्टर रावली ने लड़के पर CPR किया और उसकी जान बचा ली। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।